हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। और इसके पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इस पेपर की पेडागोजी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मैंने दे रखी है। आप उस पर क्लिक करके बाकी के जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर कराए हैं वो भी और इस पेपर के भी जो पार्ट करा दिए हैं उनको भी क्लिक करके देख सकते हैं। और साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सी टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद आप सारी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर। और पहले मैंने किसी चैप्टर को पढ़ाया है उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए तो थ्योरी आपको थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी और एमसीक्यू आपको एमसीक्यू वाले प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आप इन सबको जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का कौन सा उदाहरण है वो हम देखेंगे। पहला है, हमारे अतीत एक कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। देखो, जो पाठ्य पुस्तक होती है वो कभी भी प्राथमिक स्रोत नहीं होगा, वो हमेशा द्वितीय स्रोत होगा। क्योंकि जो किताब लिखने वाला है ना, जो भी पुस्तक लिख रहा है वो कहीं ना कहीं से कंटेंट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो चीजों को लेगा। तो जहां से वो चीजों को लेगा तो प्राथमिक स्रोत से लेगा। ठीक है, तो जब वो कंटेंट को, पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्रोत से ले रहा है तो जिस पुस्तक में वो लिख रहा है उन सारी चीजों को कलेक्ट करके वो क्या हो गया, वो उसका द्वितीयक स्रोत हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि जो पुस्तक होती हैं वो क्या होती हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन दूसरा है भारत का संविधान। देखो, भारत का जो संविधान है वो, अगर आप भारत के बारे में कोई भी रूल जानना चाहते हैं कि किस तरह के कानून बने हैं तो वो क्या है, एक प्राथमिक स्रोत है। जनगणना अपने आप में एक प्राथमिक स्रोत ही होती है। ठीक है, और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, तो ये भी एक प्राथमिक स्रोत का ही उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधाओं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए। देखो, एक तरह का एक तंत्र है जो परीक्षाओं का है और वो किस तरह से है, वो मानव निर्मित है। ठीक है, कृत्रिम हम किसको बोलते हैं, जो चीजें मानव ने बनाई हैं उनको हम कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक बोलते हैं जो चीज नेचर ने बनाई है। ठीक है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि ईश्वर ने बनाई है। जो चीज ईश्वर ने बनाई है वो क्या होगी, आपकी वो आपकी प्राकृतिक होगी और जो चीज मानव ने बनाई है वो कृत्रिम होगी। ठीक है, तो कृत्रिम परिस्थितियां हैं ना कि व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए। यानी कि ये एक कृत्रिम तंत्र है जिसके द्वारा ये हम जान पाते हैं, परीक्षा के द्वारा या बच्चों को हम बता पाते हैं कि आपने इस कक्षा में कितना सीखा है। ठीक है, बी है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो ये भी सही है कि इस तरह से क्या होता है, तनाव कम हो जाता है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर, यानी कि जो दक्षताएं सीखी हैं बच्चे ने, हैं जो इस मतलब हमें ये नहीं देखना है कि कितना उसने याद किया है। स्मृति परीक्षण से दूर, स्मृति क्या हो गया, एक तरह से याद करना हो गया। हमें स्मृति परीक्षण से दूर, स्मृति पर हमें ध्यान नहीं देना है कि बच्चे ने कितना रटा है कितना नहीं रटा है। दक्षताओं के परीक्षण पर जोर, यानी कि उसने कितना सीखा है, प्रैक्टिकली उसने चीजों को कितना लिया है, इस चीज पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। ठीक है, यानी कि जो शिक्षक हैं वो इस चीज पर जोर देंगे कि आप सीखो ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैक्ट के अनुसार, तथ्यों को अनुसार, एक्सपेरिमेंट के अनुसार। आपको याद नहीं करना है। तो परीक्षण किस तरह का होना चाहिए कि स्मृति या रटने
पर जोर नहीं देना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली चीजों को बच्चों को हमें सिखाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। देखो तीसरा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए जब वो क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को? पहला है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। देखो, सभी निर्णयों को स्वीकार करने का मतलब है सरकार कई सारे निर्णय गलत भी लेती है। ठीक है, कई सारे निर्णय हमारी भलाई के लिए लेती है, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो भी तो मनुष्य ही है ना, तो वो अपने हिसाब से उनको जो अच्छा लग रहा है वो कानून बना रहे हैं, या कुछ जनता की मांग के अनुसार कानून बना रहे हैं। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं कि उससे मान लीजिए 20% जनता खुश है, लेकिन 80% जनता को उसमें कष्ट होगा। अब मान लीजिए आरक्षण की एक प्रणाली चल रही है, तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि आरक्षण बंद हो जाए, है, लेकिन जो 20% लोग हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, ST SC OBC, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण कम हो या आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे तबके ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में आरक्षण की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, मुख्य धारा से मिलने के लिए। तो ऐसा नहीं बनाना है बच्चों को कि सरकार का एक तरह से चमचा नहीं बनाना है। बच्चों को बताना है कि अगर आपके पक्ष में निर्णय है तो आप उसको स्वीकार करो, अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को के सामने अपनी बात रखो। ठीक है, जो आंदोलन होते हैं वो क्या होता है, एक तरह से आंदोलन का क्या होता है कि आंदोलन के माध्यम से बच्चे अपनी बात को या बच्चे या बड़े जिनकी भी बात नहीं मानी जा रही है, जो भी आंदोलनकारी है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं, और हिंसा वगैरह नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर आंदोलनों में नहीं होती है, कोई एकाध किसी आंदोलन की कोई घटना हो जाती है कि आगजनी हो गई या इस तरह की कोई घटना हो गई, जो कि नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ सरकार कुछ कर रही है या आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो आपको ये अधिकार है कि आप अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल आपको शांति बनाए रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो ये उद्देश्य नहीं होता है कि प्रतिस्पर्धा जागृत करना, जबकि ये उद्देश्य होता है कि बच्चों को जागरूक बनाना ताकि वो चीजों को सीख सके। तीसरा है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद कराना। याद कराने वाला ऑप्शन आप जहां भी देखेंगे आप पहले ही उसको काट देंगे। ठीक है, वो आपको देखना ही नहीं है, वो हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि आपका उद्देश्य रटवाना नहीं है। अगर बच्चों को रटना ही है तो वो क्या कर सकते हैं, वो खुद ही क्योंकि किताब सबके पास होती है, वो खुद ही रट सकते हैं, उन्हें स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप अध्यापक हैं तो आप अध्यापक के नाते उनको रटने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। ठीक है, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आकलन किस तरह का होना चाहिए, क्या उद्देश्य है आकलन का? ठीक है, आकलन यानी कि परीक्षा यानी कि जो एग्जाम लिए जा रहे हैं बच्चों के, उसका क्या मतलब है, क्यों लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में यानी कि SST का जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि तथा मानक स्थापित करने जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक ज्ञान को याद करने की क्षमताओं के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। ठीक है, आकलन का उद्देश्य ये नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। 78 वाले में जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें याद करने पर जोर देना है या याद करने को कम करवाना, ये परीक्षा का उद्देश्य थोड़ी होता है। तनाव को कम करना ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, मतलब इस तरह से वर्गीकृत करना परीक्षा के बाद कि ये होशियार बच्चों का ग्रुप है, यानी कि ये 90% वाले बच्चों का ग्रुप है,
और ये 70% वाला बच्चों का ग्रुप है, ये 60% वाले बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है उनको चिन्हित करना, यानी कि कुछ बच्चों को ये चिन्हित करना कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इनके परसेंट बहुत आई है, और जबकि ये जो इधर वाले बच्चे हैं ये बेकार बच्चे हैं, इनकी परसेंटेज बहुत कम आई है। तो परीक्षा का ये उद्देश्य थोड़ी होता है कि बच्चों को चिन्हित करो, बच्चों को ये बताओ कि आप कमजोर हो और ये इंटेलिजेंट है, ये थोड़ी ना होता है। चौथा है आपका शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, सामाजिक विभेदों यानी कि उनको बताओ कि भाई तुम इस जाति के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और इस जाति के बच्चे कम इंटेलिजेंट हैं। ये थोड़ी ना करना है आपको, बच्चों में भेदभाव थोड़ी ना सिखाना है बच्चों को। हमें क्या सिखाना है, मिलजुल के रहना सिखाना है। अब देखो परीक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं या आकलन के क्या उद्देश्य होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि का मतलब है उनको बताना कि ये टारगेट रखा गया था कि आप इस चीज को इतना सीखेंगे और आपने इतना सीखा है। ठीक है, और आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई है वो हम बच्चे को बताएंगे कि बच्चे ने कहाँ कहाँ गलती की है। जो कॉपियां चेक करने के बाद कॉपियां देखने के लिए दी जाती हैं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में ज्यादातर बच्चों को ही दे दी जाती हैं कि आप देख लो आपके सही क्या क्या आपने गलती की है और क्या क्या नहीं की है। लेकिन बच्चे इस चीज को नहीं देखते। बच्चे क्या देखते हैं, जब बच्चों को कॉपी मिलती है ना तो वो मार्क्स काउंट करके देखते हैं कि सर ने हमारे मार्क्स सही जोड़े हैं या नहीं, या किसी क्वेश्चन पे हमारे नंबर दिए हैं या नहीं दिए हैं, या किसी क्वेश्चन पे कम दिए हैं ज्यादा दिए हैं। जबकि वो जो कॉपी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि शिक्षार्थियों को या बच्चों को प्रतिपुष्टि मिल सके, उनको पता रहे कि हमने कहाँ गलती की है और अगली बार इस गलती को कैसे सुधारेंगे, हमें अगली बार कैसे तैयार होना है, कैसे सीखना है। इसीलिए माता पिता को कॉपी देखने के लिए बुलाया जाता है कि वो जाने कि उनका बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, मैथ्स में कहाँ गलती हो रही है, उसको टेबल्स याद नहीं है या वो प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहा है, साइंस में कहाँ गड़बड़ कर रहा है, हिंदी में कहाँ गड़बड़ कर रहा है, वर्तनी में गड़बड़ है, या वो याद नहीं कर पा रहा है ठीक से, ठीक है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब प्रतिपुष्टि के अंतर्गत आता है। तो बच्चों को ये बताना कि आपने जो चीजें हैं वो कितनी सीखी हैं और कितनी नहीं सीखी हैं, जो चीजें आपने नहीं सीखी हैं उनमें आपने कहाँ कहाँ गलती की है। ठीक है, ये सब जो मानक स्थापित किए गए थे, यानी कि बच्चों को इतना आना चाहिए, उन जिसके लिए बच्चे पूरी साल तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, उन्होंने उन चीजों को कहां तक सीखा है, ये उद्देश्य होता है आकलन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज सिखानी है तो बच्चों को आप फिल्म दिखा के भी समझा सकते हो, सिखा सकते हो, वो भी उपयोगी है। और ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। देखो पहली चीज मैं आपको बताऊं कि आजकल प्ले वे में यानी प्ले वे में भी दिखाया जाता है टीवी या फिल्म टाइप की चीजें, ताकि बच्चे आसानी से और अच्छे से समझ सकें चीजों को। जबकि अगर हम देखें तो आजकल जो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, 1 से और 6 तक का जो लेवल है उसमें चाहे गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, सभी में बच्चों को सीडी दिखाई जाती है। ठीक है, बच्चों को मूवी दिखाई जाती है, तो उससे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख जाते हैं। जैसे उनको समानता सिखाना है ह्यूमैनिटी सिखानी है, कुछ भी सिखाना है, उसको आप फिल्म के द्वारा सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई फिल्म चला दी, जैसे वाल्मीकि जी की कहानी थी, है ना, वो एक व्यक्ति था जो चोरी करता था, तो और उसकी एक साधु से भेंट हुई, तो उसने बताया कि भाई चोरी करना गलत बात है, ये जो तुम चोरी कर रहे हो, ये जो पाप कर रहे हो, तो इसके भागी तुम ही हो। ठीक है, ऐसे करके आपने एक कहानी सुनी होगी। तो बाद फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप जिनके लिए चोरी कर रहे हैं, आप घर जाके उनसे पूछिए कि क्या मैं आपके लिए जो पाप कर रहा हूँ, आप उस पाप में भागीदारी होगे। तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमारा तुम्हारे पाप से कोई मतलब नहीं है, आप हमें चोरी करके जो पैसे दे रहे हो, हम खा रहे पी रहे हैं, और हम पाप में भागीदारी नहीं होंगे, जो आपको सजा मिलेगी हम उसमें भागीदारी नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह की फिल्म बच्चों को दिखाई जाती है ताकि बच्चों में मौलिक गुणों का विकास हो सके। ठीक है, बहुत सारी चीजें फिल्मों के द्वारा दिखाई जा सकती हैं। या फिर हम कोई भी जैसे हमें मुगल काल पढ़ाना है तो मुगल काल से रिलेटेड कोई कहानी वो फिल्म दिखा दी जाए, जैसे बाजीराव मस्तानी की कहानी है, ठीक है, ये रियल की कहानी है। और बहुत सारी मूवियां ऐसी बनी हैं, जैसे सम्राट अशोक के ऊपर बनी है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनी है मूवी। तो इस तरह की जो मूवी है उनसे बच्चों को इतिहास सिखाया जा सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारी होती है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी होती है, तो है ना। और जैसे भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भी एक फिल्म बनी थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से लोगों को हाशिया करण पर लाया गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को कैसे हम सीख सकते हैं, इन सारी चीजों को हम फिल्मों के द्वारा सीख सकते हैं। अब ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। देखो, बच्चों का जो परिवेश होता है वो कितना होता है कि घर और घर से स्कूल, ज्यादा से ज्यादा अपनी गली मोहल्ले में खेलेंगे और पार्क में खेलेंगे, तो उनकी दुनिया बस उतनी ही होती है। जब हम उनको मूवी दिखाएंगे, पूरी दुनिया के बारे में बताएंगे, देश के बारे में बताएंगे, किस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है उसके बारे में अगर हम मूवी दिखाएंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान की दिखाई, ठीक है, तो वो जानेंगे किस तरह से शासन होता है, क्या होता है, किस तरह से चीजें थी पास्ट में। ठीक है, तो बाहरी दुनिया को हम क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में लेके आ रहे हैं, है ना। उस तरह जब मूवी चलेगी तो पूरा माहौल उस तरह का हो जाता है ना, जब लाइट ऑफ होती है तो आप एकदम वहां चले जाते हो जहां मूवी चल रही है, यानी कि आप उस किरदार को अपने आप को उस किरदार की जगह रख के देखते हो कि किस तरह से परिस्थिति चल रही है। जब तो आप मूवी देखते देखते में हंसने लगते हो, रोने लगते हो, जबकि आपको पता है ये चीज वास्तविक नहीं है, ये केवल एक मूवी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। आप हंस रहे हो, रो रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो चीजों पर मूवी देखकर, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को वहां रखकर देख रहे हो, आप उस चीज को सीख रहे हो। बी है, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। जिन चीजों के बारे में हमने कभी नहीं सीखा, कभी नहीं जाना, उनको हम फिल्मों के द्वारा देखकर सीख सकते हैं। सी है, फिल्में ऐसी कहानियां, संवाद और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, जो संवाद हमने कभी नहीं सुने हैं, जो छवियां हमारे सामने कभी नहीं आई है। क्योंकि मैंने बताया बच्चों का जीवन बच्चों की दुनिया कितनी होती है, उनका एक परिवार होता है, वो होती है उनकी दुनिया, वो आसपास कहीं खेल रहे हैं, वो होती है उनकी दुनिया, और स्कूल क्लासरूम उनकी दुनिया होती है। बाकी दुनिया इतनी बड़ी है उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। जब आप उनको मूवी दिखाएंगी, तरह तरह की एजुकेशनल चीजें को दिखाएंगे, तो उनमें क्या होगा, वो बाहर की दुनिया को जान सकेंगे। डी है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो छात्रों को एक ही तरीके से, ठीक है, अगर विभिन्न तरीका आता ऑप्शन में तो ये वाला जो ऑप्शन होता वो सही होता। एक तरीका आया है इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, एक ही तरीके से का मतलब हो गया कि आपने रट ली चीजें, ठीक है, कि ऐसे सोचना है आपको, इस तरह से चीजें करनी है। एक ही तरीका का मतलब तो एक तरह से रट नहीं हो गया ना, तो वो चीज हमें आदत नहीं डालनी है। हमें क्या सिखाना है बच्चों को, अब सारी चिंतन सिखाना है, यानी कि एक ही चीज से रिलेटेड बहुत सारे विचार बच्चों के दिमाग में आए, वो सारी चीज सिखानी है। ठीक है, अभी सारी नहीं सिखाना है उनको, कि आपके दिमाग में उस चीज से रिलेटेड कम से कम चीजें आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है। ए है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बिल्कुल सही है। उसमें क्या है, सामाजिक और राजनीतिक चीजें मिलती हैं, किसमें मिलती हैं, मानचित्र में। बी है, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्रों में ऊपर की तरफ दिखाया गया है। देखो, जब भी हम उत्तर की बात करते हैं, कोई भी आपका मैप हो, कोई भी मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, या आपका कोई स्टेट का मैप हो, या आपके भारत का मैप हो, तो हमेशा ऊपर की तरफ जो चीजें दिखाई जाएंगी उन्हें हम उत्तर मानेंगे, और नीचे की चीजें जो दिखाई जाएंगी उन्हें हम दक्षिण मानते हैं। ठीक है, इधर की जो चीजें दिखाई जाएंगी, देखो कभी भी अगर ऊपर है नक्शे में कोई चीज तो हम उसे उत्तर मानते हैं हमेशा से।
और इधर की चीजों को क्या मानते हैं पश्चिम, और नीचे की चीजों को दक्षिण, और इधर की चीजों को क्या मानते हैं पूर्व। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत का नक्शा किस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है, देखिए इस तरह का है। ये आपका गुजरात हो गया और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। मेरी राइटिंग, ठीक है, मेरी ड्राइंग खासकर बहुत गंदी है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है, कमियां मत निकालने लगना। तो अब देखिए इस तरह का भारत का मैप है। तो हमने हमेशा से ही क्या पढ़ा है कि उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, और हर मैप का नियम यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन है सी, मानचित्र में एक त्रिआयामी साधन है। मानचित्र कैसा साधन है, एक त्रिआयामी साधन है, ठीक है, क्या है वो 3D है, आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो, है ना, जबकि हम एक 2 आयामी साधन है, ठीक है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। तो ये क्या है, जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डी, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। आपको ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ समय नहीं आना चाहिए। मानचित्र में हम कभी समय नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं मानचित्र में, हम मानचित्र में देखते हैं दूरी। तो आपका ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बस एक समय, ठीक है, एक ही शब्द का अंतर है, और जल्दबाजी में हम सोच लेते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सही है तो इसको भी सही लगा देते हैं, ठीक है। मेन जो होती है ना आपके सीटेट में गलती, वो यही होती है कि हम ठीक से चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं। बस देखो एक ही शब्द की गड़बड़ है ना, और एक शब्द से ही ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, मतलब किस तरह से वो जो बाहर की दुनिया है उसको अधिगम से जोड़ेगा, या फिर जीवन में अधिगम को जोड़ने की क्या प्रयास है, यानी कि किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ठीक है। जैसे किताब में पढ़ाया जा रहा है समानता, तो उसको इस तरह के एग्जाम्पल देना जो उसके आसपास से रिलेटेड हो, ताकि वो अच्छे से सीख सके, है ना। जब मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ इस तरह की मूवी देख के हम ये सीख सकते हैं, आपने वो वाली मूवी देखी, ये वाली मूवी देखी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके जीवन को किताबी ज्ञान से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। किसी ना किसी ने तो देखी होगी पृथ्वीराज चौहान या सम्राट अशोक की कहानी वाली मूवी, है ना, रामायण देखी होगी, किसी ने महाभारत देखी होगी। तो ये क्या है, किताबी ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ना, है ना। और उन चीजों को उदाहरण जो हम देंगे बच्चों को, वो उस तरह के देंगे जो उनके आसपास के परिवेश की चीजें हैं, ताकि बच्चे अपने आप को वहां पर रखकर देख सकें और सोच सकें, ठीक है। ऑप्शन है ए, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की इदादतन, यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी है आपका, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करें, यानी कि हम बच्चों की जो पर्सनल लाइफ है उसको हम स्कूल में डिस्कस करें, हम उसको क्लास में डिस्कस करें, ठीक है, ये ऑप्शन ये कह रहा है, और उनको हम चिन्हित करें, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अब वो सीखने की वजह क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आगे से अपने कोई भी अनुभव को क्लास में साझा नहीं करेगा। तो आपको किसी भी बच्चे की लाइफ, ठीक है, उसका जो निजी जीवन है, उसके जो परिवार की लाइफ है, या उसके परिवार में जो चीजें चल रही हैं, उसको कभी भी कक्षा में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। उससे देखो बच्चा हो या टीचर हो, कोई भी हो, हमें कभी भी किसी की लाइफ को सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह की परिस्थितियां हमें नहीं पता, ठीक है, और हम फालतू में किसी के ऊपर टिप्पणी करें, तो ये चीज क्या है, ये गलत है। सी है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, ठीक है। अगर हम कोई किसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको पता है इस बारे में, आपने देखी है इस तरह की चीजें, आपके घर में होती है क्या, तो वो अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी निजी लाइफ को हमें
इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी निजी लाइफ के भी कुछ उदाहरण दे रहे हैं तो हमें उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे राम के घर में ऐसा होता है, ऐसे नहीं। कुछ बच्चों के साथ इस तरह की चीजें होती, इस तरह से हमें बात करनी है ताकि किसी एक बच्चे को हम चिन्हित ना करें, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे शरारती टाइप के होंगे, वो क्लास खत्म होने के बाद उस बच्चे को तंग करेंगे कि तेरे परिवार में इस तरह की चीजें, तुम्हारे घर में इस तरह की चीजें, तो क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सिखाने पे ध्यान देना है, ना कि बच्चों की इस तरह से ध्यान देना है ताकि बच्चे डिमोटिवेट हो जाए। इस तरह से नहीं करना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और सी सही है, ठीक है, जबकि आपका बी गलत है। मैंने बता दिया बी क्यों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इतिहास पढ़ाते वक्त या समय वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। एक किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, तो ये जो ऑप्शन है आपका ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी है आपका अनुक्रम एवं कार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। ये भी ठीक है कि जब हम वंशावली जो होती है हम उसको क्या करते हैं, एक क्रम में लगाते हैं, ठीक है। क्रम में ही तो चीजें होती हैं जो वंशावली होती है। सी है एक काल क्रम रूपरेखा देने के लिए। तो ये जो क्रम लगाया जाता है ये समय के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, यानी कि तिथि के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, यानी कि काल के अकॉर्डिंग। काल क्या है, समय तो है, काल क्रम क्या है, सीक्वेंस में लगाना किसी चीज को, ठीक है। और डी है विद्यार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, ठीक है। तो स्थान से रिलेटेड हमें नहीं कोई पढ़ाना है, हमें क्या पढ़ाना है, वंशावली पढ़ानी है। अब देखिए कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ मेरे फ्रेंडों को समझ नहीं आ रहा होगा कि वंशावली क्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ वंशावली क्या होती है। जैसे आपने मुगल काल में पढ़ा होगा, मुगल शासन में पढ़ा होगा कि अकबर का हुमायूं, हुमायूं का बाबर, हुमायूं का बाबर, बाबर का अकबर, और अकबर का शाहजहां, नहीं अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इस तरह से आपने वंशावली पढ़ी होगी, ठीक है। अगर वहीं आप सम्राट अशोक की वंशावली पढ़ें तो किस तरह से वंशावली पढ़ेंगे कि पहले साहू जी थे, फिर संभाजी थे, उसके बाद में सम्राट अशोक थे, ठीक है। तो इस तरह से उनका शासन था। तो किसी भी राजा के पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से शासन चल रहा था, उसके बाद कौन सा राजा था, उसके बाद कौन सा राजा था। जैसे गुप्त शासन आपके एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, आपको 7th क्लास में शायद पढ़ाया जाता है। तो पहले श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, इस तरह से पढ़ाया जाता है ना। तो ये पूरे की पूरे 10 शासकों के बारे में पढ़ाया जाता है, 10 शासक थे। उसी तरह से सम्राट अशोक के भी 10 या 15 शासक थे, एक के बाद एक। तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वंशावली चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और वंशावली चार्ट के जरिए ही पढ़ा जाता है। और आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर्स में दे रखा है, शायद 3रा 4था चैप्टर होगा, जिसमें पूरा वंशावली दे रखी है, वंशावली चार्ट ही दे रखा है, मुगल शासन का भी और दिल्ली सल्तनत का भी, ठीक है। उससे पहले जो खिलजी वंश था, उससे पहले जो गुलाम वंश था, ठीक है, वो सब दे रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान ने शासन किया, रजिया सुल्तान के बाद में बलवंत। इस तरह जो वंशावली होती है उसको हम वंशावली चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है, वो किसी भी वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करता है कि किस तरह से विकास हुआ इनका, अनुक्रम को दर्शाता है और कालक्रम को दर्शाता है कि इस समय से इस समय तक इस राजा ने शासन किया, इस समय से इस समय तक इस राजा ने शासन किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी सही है, बाकी जो डी है वो आपका गलत है। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ठीक है। बिना लाइक करे मत जाना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और जो भी फ्रेंड आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।